हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 002। ठीक है, MPS 002 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ करा रही हूँ। मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट करा चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, MPS 002 का पार्ट थर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों और कल्पनाओं का वर्णन करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उदारवादी उपागम 17वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा में आया। कब आया ये? 17वीं शताब्दी में। उदारवादी परंपरा सामान्यतः मानव प्रकृति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। ठीक है, ये कैसे देखती है? सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है मानव प्रकृति को। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 20वीं शताब्दी के बीच तक अधिकांश उदारवादी विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान नहीं थे। ठीक है, 20वीं शताब्दी के बीच तक अधिकांश उदारवादी जो विद्वान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान नहीं थे। ठीक है, वे राजनीतिक दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रुचि रखने वाले सामान्य व्यक्ति थे। अंग्रेज विद्वान जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी का प्रथम उदारवादी चिंतक माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी विद्वान जो थे जॉन लॉक को 17वीं शताब्दी का प्रथम उदारवादी चिंतन माना जाता है। उनका विश्वास था कि आधुनिक नागरिक समाज तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मानव की प्रगति संभव है। ठीक है, उनका क्या विश्वास था कि आधुनिक नागरिक समाज तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मानव की प्रगति संभव थी। ये सब कुछ उन राज्यों में फलते फूलते हैं जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, ये उन राज्यों में फलते फूलते हैं जहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, अर्थात व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उदारवादियों का विचार है कि 17वीं शताब्दी के अंत के बाद का काल एक ऐसे युग का आरंभ माना जाता है जिसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुआयामी रूप से आरंभ हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मानव समाज के नैतिक चरित्र एवं भौतिक संपन्नता में नाटकीय सुधार हुए हैं। इसके द्वारा नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ जिसने वस्तु के उत्पादन तथा प्रकृति पर नियंत्रण को संभव बना दिया। इसको उदार बुद्धिजीवी क्रांति से और शक्ति प्राप्त हुई है जिसने मानव के विवेक और विवेकशीलता में पूर्ण विश्वास व्यक्त था। उदारवादियों का प्रगति में विश्वास का आधार यही है कि आधुनिक उदारवादी राज्य ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देता है जिसके फलस्वरूप जर्मनी बेंथम के प्रसिद्ध शब्दों में अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख संभव हो सकता है। उदारवादी उपागम की मान्यताएं व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं। उदारवादी व्यक्ति को समस्त कार्यकलाप का केंद्र बिंदु मानते हैं तथा वे समस्त प्रगति को व्यक्ति के हितों के संदर्भ में मापते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति के हित तथा समाज की प्रगति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि उदारवादियों के अनुसार प्रगति का अर्थ ही व्यक्तियों की प्रगति होता है। उदाहरण के लिए जॉन लॉक ने एक सामाजिक समझौते के द्वारा जिस संवैधानिक राज्य की स्थापना के विषय में लिखा था, उस समझौते का उद्देश्य भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। राज्य के हित गतिशील होते हुए अपने और दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं। उदारवादियों का कहना है कि राज्य के हित जड़ या अपरिवर्तनीय नहीं होते। राज्यों के हितों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि व्यक्तियों के मूल्य बदलते रहते हैं तथा समय समय पर विभिन्न हित
समूह के शक्ति संबंध भी परिवर्तित होते रहते हैं। ये भी है कि राज्यों के केवल ऐसे कुछ स्वार्थी हित ही नहीं होते जिनको वे सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। उदारवादी राज्य अन्य देशों के हितों और नीतियों को भी ध्यान में रखते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों के हित अनेक आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। उदारवादियों का विचार है कि व्यक्ति तथा राज्य दोनों के हितों का निर्धारण राज्य और व्यक्ति की सौदा करने के सामर्थ्य में होता है। फिर भी उन पर अनेक आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय तत्व उन्हें अवश्य प्रभावित करते हैं। पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, स्थायित्व ये था है। पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। उदार लोक में पारस्परिक निर्भरता ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के चलते उदारवादियों को विश्वास हो गया है कि बल प्रयोग के साधनों का आश्रय किए बिना राज्य के बीच सहयोग संभव है। यथार्थवादियों का विचार है कि सहयोग तभी संभव हो सकता है जब कोई वर्चस्वशाली शक्ति उपस्थित हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का नव उदारवादी उपागम नव उदारवादियों का विश्व राजनीति संबंधी विचार परंपरावादी उदारवादियों के दृष्टिकोण से भिन्न है। नव उदारवाद परंपरावादी उदारवादियों की अपेक्षा यथार्थवादियों और नव यथार्थवादियों से अधिक निकट है। नव उदारवादियों की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि मानव की प्रगति में उसकी आस्था कम होती जा रही है। उदारवादियों की अपेक्षा नव उदारवादी प्रगति तथा सहयोग के विषय में बहुत कम आशावादी है, परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वे यथार्थवादियों तथा नव यथार्थवादियों की शांति निराशावादी है भांति, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे यथार्थवादियों तथा नव यथार्थवादियों की भांति निराशावादी है। शांति परिस्थिति से भांति। एक पृथक श्रेणी के रूप में नव उदारवाद का अर्थ युद्धातर उदारवाद विद्वानों से है। केवल आशावादिता को छोड़कर ये मूल उदारवादियों के विचारों से आमतौर पर सहमत है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अधिकांश उदारवादियों का विश्वास था कि मानव स्वतंत्रता का विकास हो रहा है, चाहे उसकी गति धीमी ही थी, परंतु युद्ध के पश्चात विद्वानों की नई पीढ़ी ने प्रगति संबंधी उदारवादी धारणा के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त करने में हिचकिचाहट का परिणाम दिया। ठीक है, ये आगे पढ़ लेना। उपागम मुक्त व्यापार अथवा मुक्त बाजार को प्रोत्साहन देते हैं तथा वे पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों और उनकी समस्याओं का प्रचार करते हैं। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि और ये व्यापार नहीं है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के प्रावधानों का परिरक्षण कीजिए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के प्रस्तावनों का परीक्षण कीजिए। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में पहले हम जानेंगे। परमाणु अप्रसार संधि को ही NPT के नाम से जाना। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि को NPT के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। यह संधि 24 दिसंबर 1996 को अस्तित्व में आई। ठीक है, कब आई थी? 1996 को अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 1968 में समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे, पर ये संधि पर हस्ताक्षर और इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या कितनी थी? 190, जिसमें से इसके पास नाक के हथियार है। ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ 5 सर्वोदय संपन्न देश इनके सदस्य नहीं। ये भारत, इजराइल, पाकिस्तान,
सूडान और उत्तरी कोरिया। ठीक है, ये आगे देख लेना एनपीटी के बारे में, पढ़ लेना। मतलब बहुत धीरे धीरे चला रही वीडियो। एनपीटी के लक्ष्य, तो ये 7वां 8वां ये लक्ष्य। मध्य शक्ति शब्द से आप क्या समझते हैं? मध्य शक्ति शब्द से क्या समझा जाता है? क्या भारत एक मध्य शक्ति है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बताना है कि मध्य शक्ति क्या होती है? मतलब बीच की शक्ति कह सकते हो, तो हम बीच की शक्ति होगी ना मध्य शक्ति, उच्च शक्ति, निम्न शक्ति और मध्य शक्ति। जैसे उच्च शक्ति जो सबसे ऊपर होती है, तो ये बीच की है, मतलब जो अभी उभरने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से सर्वशक्ति नहीं बने, बीच की शक्ति है। ठीक है, शीत युद्ध काल की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, भारत, जापान तथा दक्षिण अफ्रीका कुछ महत्वपूर्ण कारणों से उभरती शक्तियाँ कही जाती है। ठीक है, बहुत कुछ इनके कुछ एक पॉइंट है जिनके कारण ये उभरती शक्तियाँ कहलाई जाती है। विभिन्न अर्थों में इन सभी देशों के बीच शक्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, ये देश शीतोत्तर समय में नई प्रकार की तकनीक अपनाकर नवीन कूटनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। मध्यस्तरीय शक्ति निश्चित ही एक संदेहजनक तथा अस्पष्ट शब्द है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन दूसरी तरीके से आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मध्य शक्तियों के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये लिखना होगा, ये मध्य शक्ति शब्द से आप क्या समझते हैं? सॉरी, ये मध्य शक्ति। ठीक है, अरे इसके ऊपर इसमें क्या है ये देख लेना आप लोग। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चीन एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मध्य शक्ति आए, मध्य शक्ति के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या चीन एक उभरती शक्ति, भारत एक उभरती शक्ति, और क्या बोलते हैं उसे, अमेरिका एक उभरती शक्ति। तो उसके बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और इसी तरह कराती रहूँगी। थैंक यू।